दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी बातों बातों में। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, अंबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर उसका बस चलता तो आज वक्त को आगे ही न बढ़ने देता। 8 बज चुके हैं। राधिका अब तक घर नहीं लौटी थी। माँ ड्राइंग रूम में बैठी सीरियल देख रही थी। आज उनका एकादशी का व्रत है। वो चाहती थी कि आज खाना बहू ही बनाए। सुबह जब ये बात उसने राधिका को बताई थी तो वो बिगड़ते हुए बोली थी, ओ कम ऑन अंबर, आज मेरी क्लाइंट मीटिंग है। तुम्हें नहीं मालूम था मुझे देर हो जाएगी? कमला बना जाएगी ना खाना। अंबर ने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हारी मीटिंग का मुझे पता था, पर माँ के इस व्रत के बारे में मुझको नहीं मालूम था ना। आज थोड़ा मैनेज कर लो। तुम्हें तो पता है माँ को कमला के हाथ का खाना पसंद नहीं है। राधिका खींच कर बोली, हाँ तो खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अंबर जानता है कि लहजा भले ही कड़वा हो, लेकिन राधिका के दफ्तर के 8 घंटे कभी 8 घंटे नहीं होते। उस पर पूरे वक्त परफॉर्मेंस का प्रेशर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर इसके बाद भी उसको कुछ करने को कहा जाए तो ये ज्यादती होगी। शादी के बाद इस तरह के हालात का उसने कई बार सामना किया है। नजरियों के हिसाब से देखा जाए तो माँ और राधिका 2 अलग एक्सट्रीम्स हैं। माँ 2 घंटे पूजा पाठ करने वाली हैं, तो उधर राधिका को भगवान पर विश्वास ही नहीं है। माँ हर काम अपने हाथ से करने वाली हैं, तो इसके ठीक उलट राधिका का मानना है कि जिंदगी को आसान बनाकर अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। इन 2 लोगों को साथ में रखने के लिए अंबर हर रोज एक नई जद्दोजहद में लगा रहता है। लगा इसलिए भी रहता है क्योंकि दोनों अंबर को समझते हैं, बस एक दूसरे को नहीं समझते। तुम्हारी मम्मी इतनी डिफिकल्ट क्यों है? राधिका अक्सर ये सवाल अंबर से पूछती थी। अंबर चाहता तो जवाब में पूरा निबंध लिख सकता था, लेकिन कुछ सवालों को जवाबों की तलाश ही नहीं होती। अंबर ने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। 8:30 बज चुके थे। उसे समझ ही नहीं आया कि इस मुश्किल का हल कैसे करे। उसने राधिका को फोन लगाया। हेलो, कहाँ पहुंची राधिका? राधिका ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, कैब में बैठ गई हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। राधिका के जवाब में घुली कड़वाहट को इग्नोर करते हुए अंबर ड्राइंग रूम में गया और बोला, माँ राधिका बस आने वाली है, तब तक मैं प्रसाद के लिए आटा भून देता हूँ। माँ ने अंबर की तरफ देखा और कहा, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। माँ के चेहरे पर आए भाव देखकर अंबर समझ गया कि उसकी आज की शाम बेचैनी में गुजरने वाली है। अंबर ने 10वीं मंजिल पर बने अपने फ्लैट की खिड़की से झांका। नीचे सिग्नल पर गाड़ियों की रोशनी किसी लहर की तरह आगे बढ़ रही थी। इतना ऊंचा उठने के लिए सिर्फ उसकी मेहनत काफी नहीं थी, उसमें माँ का संघर्ष भी था। पिताजी के गुजर जाने के बाद उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। ये बात वो राधिका को बताना चाहता है। कई बार उसने बताई भी है, मगर लफ्ज कभी तजुर्बा नहीं बन सकते। राधिका हर बार कहती, यार सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप की सेवा मत करो, लेकिन ये ऑब्लिगेशन की तरह नहीं होना चाहिए ना। माँ का सपना था एक सीधी सादी बहू घर लाने का, लेकिन इससे पहले कि वो पहल कर पाती, अंबर ने उसे अपनी राधिका की फोटो दिखा दी। क्यों देखती हैं माँ सीधी सादी बहू का सपना? क्या होता है सीधा सादा होना? लड़की ओपिनियनेटेड ना हो, मैच्योर ना हो, अपने फैसले ना ले सके, ताकि सारे फैसलों पर सिर्फ उनका ही हक हो। क्या ये ज्यादती नहीं है? बहरहाल अंबर की माँ को सीधी सादी बहू की जगह मिली एक स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की राधिका, जो कभी कभार पुरानी बातों का विरोध सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि पुरानी सारी बातें दकियानूसी होती हैं, जो परिवार की इकट्ठी खिलखिलाहटों से ज्यादा तन्हाई के लम्हों को तरजीह देती है, जो ये नहीं सोचती कि कुछ बातों को सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए मान लेना चाहिए। माँ और राधिका के अड़ियल रवैये के कारण अंबर का घर जैसे क्रिकेट का एक मैदान बन गया था। दोनों अपने अपने झंडे लिए खड़े थे और इनके बीच में था अंबर, जिसे बीच में बिच्छू की तरह दोनों टीमों से बैटिंग भी करनी थी और फील्डिंग भी। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगर वो किसी टीम की तरफ से ज्यादा रन बना ले तो दूसरी टीम को लगता था कि खिलाड़ी पक्षपात कर रहा है। आज राधिका के घर आते ही घर में तनाव कुछ बढ़ गया था। वो नहाकर बाहर निकली तो अंबर ने उससे रिक्वेस्ट की, राधिका प्लीज खाना बना दो, मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मीटिंग का तनाव और थकान की खींच उसके चेहरे पर उतर आई थी। वो नाराज होकर बोली,
यार 2 मिनट सांस तो लेने दिया करो। अब उन्होंने नहीं खाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने पहले ही कहा था कमला से बनवा लो। अंबर के चेहरे पर गहरी उदासी उभर आई। माँ और राधिका के बीच पुल बनने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। बड़ी मान मनोवल के बाद अंबर राधिका के साथ किचन की तरफ बढ़ा। पूजा घर से घंटियों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो लोग किचन में पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए। माँ ने सारा खाना बना लिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। उस रात खाने की टेबल पर खाना तो परोसा गया, मगर उसमें स्वाद नहीं था। अंबर, माँ और राधिका जैसे खाने के नाम पर औपचारिकता पूरी कर रहे थे। साबूदाने की खीर में माहौल की कड़वाहट मिल गई थी। माँ और राधिका ने तो अपने अपने खेमे बांध लिए थे, लेकिन अंबर को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। जब मन में शिकायतें हों तो बातें ऐसे ही तूल पकड़ती हैं। खाने की टेबल पर एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था और सामने टीवी पर घर की रौनक बढ़ाने के तरीकों वाला एक विज्ञापन चल रहा था। अंबर सोचने लगा कि काश इतना आसान होता घर की रौनक बढ़ाना। दीवारों को रंगने से लोग थोड़े बदलते हैं। 4 दीवारों के भीतर रौनक तो उनमें बसे लोगों के प्यार से आती है, उनकी खिलखिलाहट से आती है। खाने के बाद अंबर ने माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। अपने कमरे में पहुंचा तो उधर राधिका भी नाराज बैठी थी। जब खुद ही बनाना था तो इतना इंतजार क्यों किया? मैं पहुंच तो गई थी। जरा सी देर में व्रत टूटता तो क्या आफत आ जाती? अंबर को समझ ही नहीं आया कि वो किसको दिलासा दे और किससे शिकायत करे। वो एक डाकिये की तरह माँ और राधिका की बातें एक दूसरे तक पहुंचाता है, बड़ी सावधानी से, नाराज करने वाली और तकलीफ देने वाली बातों को हटाकर। कभी कभी उसे लगता है कि वो जज है जिसका काम फैसला करना नहीं है, सिर्फ ये तय करना है कि कौन फरियादी है और कौन मुलजिम। उस रात अंबर को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसने हर नजरिए से सोचकर देखा, मगर माँ और राधिका के बीच रिश्ते को बेहतर करने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। रात सोने से पहले उसने ये तय किया कि अब वो इन दोनों रिश्तों के बीच में नहीं आएगा। अगली सुबह अंबर बहुत उदास था। उसने गौर किया कि माँ और राधिका के चेहरे पर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं था। औरतें जरूरत के हिसाब से अपने इमोशन को पोस्टपोन कर देती हैं, शुद्ध रूप से वर्तमान में जीती हैं। टाई बांधते हुए अंबर ने राधिका से कहा, सुनो, वो जकार्ता वाली मीटिंग थी ना जो पोस्टपोन हो गई थी, वो अगले हफ्ते है। मुझे फ्राइडे नाइट जाना है। उसने आगे भी कुछ कहा, मगर राधिका ने ध्यान नहीं दिया। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगी। सैटरडे, संडे और मंडे की छुट्टी, कुल मिला के 3 बड़े दिन उसको माँ के साथ घर पे बिताने होंगे, अकेले। हर लम्हा उस ऑकवर्डनेस का सामना करना पड़ेगा जो इन दिनों उनके रिश्ते में आ गई थी। ये वीकेंड उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग वीकेंड होने वाला था। सुबह के 8:30 बज चुके थे, मगर राधिका अब भी रजाई को छोड़ने के मूड में नहीं थी। छुट्टी वाले दिन अक्सर वो जल्दी काम खत्म करके अंबर के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाती थी, मगर आज उसके मन में छुट्टी के लिए कोई खास एक्साइटमेंट नहीं था। कमला घर का सारा काम खत्म करके जा चुकी थी, लिहाजा उसके पास अब वक्त बिताने की कोई वजह बाकी नहीं रही। इधर माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन ड्राइंग रूम में उन्हीं की तरह टीवी भी चुपचाप बैठा था। स्विच ऑन करते ही वो सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज करने की सलाह दे रहा था। वो चाहती तो राधिका से कह सकती थी, लेकिन पिछले दिनों उनके रिश्तों में पड़ी बर्फ जरा और ठंडी हो गई थी। काम खत्म करके कमला ने हाथ पल्लू से पोंछा और बोली, माँ जी आज शिव मंदिर में कीर्तन है, शालू आंटी बुला रही थी आपको, आप आएंगी? माँ ने उसकी तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। शादी से पहले माँ कीर्तन मंडली के लोगों को आदर्श बहू चुनने के गुर सिखाया करती थी। ढोलक और भजन के बंद हो जाने के बाद बातों का सिलसिला चलता था। उसमें भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी, मगर बातों में मजा तभी तक लिया जा सकता है जब तक वो दूसरे के बारे में हो।
अंबर ने लव मैरिज कर ली थी और लड़की उनके हिसाब से आदर्श बहू नहीं थी। जब बातें लौट लौट कर उन तक आने लगी तो उन्होंने कीर्तन में जाना छोड़ दिया। माँ और राधिका दोनों ही घर में चुपचाप घर के अलग अलग कोनों में पड़े थे। राधिका एक कप चाय पीना चाहती थी, लेकिन किचन ड्राइंग रूम के एकदम सामने पड़ता था। उधर माँ टीवी पर आ रहे रिचार्ज रिमाइंडर को हटाना चाहती थी, लेकिन किसी से कह नहीं सकती थी। दोनों घर में तन्हा थे और इस तन्हाई के साथ आए भारीपन को महसूस कर रहे थे। इस खामोशी के बीच दरवाजे पर घंटी बजी तो माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने सोचा दरवाजे पर अगर पड़ोसी का बेटा बंटी होगा तो उससे टीवी रिचार्ज करवा लेंगी। अगर ड्राई क्लीनिंग वाला कपड़े लेने आया होगा तो उसको बताएंगी कि पिछली बार उसने एक कपड़ा जला दिया था। और अगर 5 नंबर वाले घोष बाबू की माँ कोलकाता से लौट आई होंगी फिर तो दिन मज़ेदार ही हो जाएगा। इन सब अनुमानों के बीच जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक सरप्राइज उनका इंतज़ार कर रहा था। और ये सरप्राइज अच्छा वाला नहीं था। दरवाजे पर खड़ी पूरी कीर्तन मंडली उनसे मिलने आई थी। कीर्तन मंडली में खड़ी शालू आंटी ने आगे बढ़कर कहा, तुम तो बुलाने से आती नहीं हो, हमने सोचा आज हम ही तुम्हारे दरवाजे पहुंच जाए। उनके लहजे में लिपटा तंज माँ ने ताड़ लिया था। 2 साल पहले शालू आंटी के बेटे की लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद कीर्तन के दौरान वो माँ से अपनी बहू की बातें कर रही थी। शालू आंटी की शिकायतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अंबर की माँ को कोफ्त होने लगी तो उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब रहने दे शालू, आजकल लोगों का अपने बच्चों पे जोर नहीं चलता। इस बात से शालू आंटी को गहरी टीस पहुंची थी। अंबर के प्रेम विवाह की खबर सुनते ही वो हिसाब बराबर करने का मौका ढूंढ रही थी। माँ ने अंबर के फैसले को अपनी हार समझ लिया और समाज में होने वाली झेप से बचने के लिए कीर्तन में जाना छोड़ दिया। शालू आंटी ने इधर उधर देखा और पूछा, तुम्हारी बहू नहीं दिखाई दे रही शाकंबरी? ओ, दफ्तर गई होगी। कामकाजी बहू है, घर का काम भी क्या ही करेगी, खाना वगैरह तो मेड ही बनाती होगी। आजकल की बहुओं के साथ यही समस्या है। बड़ी देर से चुप बैठी माँ को शालू आंटी की ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने टोकते हुए कहा, औरतों का काम करना कोई बुरी बात नहीं है शालू। अंबर के पिताजी के गुजर जाने के बाद अगर मैं नौकरी नहीं करती तो हमारा घर कैसे चलता? अगर घर में 2 लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही होती तो अब तक हम किराए के मकान में रह रहे होते। और तुमसे किसने कहा मेरी बहू घर का काम नहीं करती? खिड़की पर बैठी राधिका सारी बातें सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि माँ उसके बारे में ऐसी राय रखती हैं। जब माँ को उससे समस्या नहीं है, उसके काम से समस्या नहीं है, तो समस्या है कहाँ? उस समय राधिका को महसूस हुआ कि माँ जितनी बातें बता रही हैं उतना काम तो वो नहीं करती, बल्कि इसके उलट घर के काम का ख्याल आते ही उसको कोफ्त होने लगती है। उधर माँ अपनी बहू की तारीफें किए जा रही थी। अरे मेड तो हमने इसलिए लगाई है कि थोड़ी सहूलियत हो जाए। तुझे पता है शालू, मेरे व्रत के दिन उसने मेरे लिए साबूदाने की खीर बनाई थी। तूने कभी व्रत में खाई है साबूदाने की खीर? और मैं तो कहती हूँ तू भी अपनी बहू के साथ प्रेम से रहा कर, कुछ उससे सीख, कुछ उसको सिखा। ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है घर में। माँ ने टेबल पर रखा फोन उठाया और शालू आंटी को दिखाते हुए कहा, व्हाट्सएप चलाना बहू ने सिखाया मुझको। ये बात सुनकर राधिका की आंख में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ हर घर में, हर औरत में होती है, बस उसे पहचानना होता है। माँ की बातों ने राधिका की एक आदर्श बहू वाली छवि शालू आंटी के सामने पेश कर दी थी। लेकिन ये सारी बातें शालू आंटी की खबरी कमला की दी गई जानकारियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। राधिका की मेड कमला के अनुसार शाकंबरी देवी और उनकी बहू के बीच में हालात भारत पाकिस्तान न सही, रूस और अमेरिका जैसे तो जरूर हैं। बाहर भले ही न दिखाई दे मगर अंदर खिटपिट तो चलती ही रहती है। शालू आंटी पूरी तैयारी के साथ आई थीं, लेकिन माँ के विरोधाभासी बयानों से उनकी योजना असफल होती दिखाई दे रही थी। आमतौर पर देखा जाए तो बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शालू आंटी पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी थी। जब तक पूरी तरह तसल्ली न हो जाए केस क्लोज करने का तो सवाल ही नहीं बनता। वो सोफे पर पीठ टिकाते हुए बोली, अब जब तुमने अपनी बहू की इतनी तारीफ करी दी है तो भाई हम भी तुम्हारे बहू के हाथ की चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। माँ ने रौब जमाते हुए कहा, अरे चाय क्या शालू, तुझे पकौड़े भी खिलाएंगे।
आत्मविश्वास के पलों में आदमी कई बार ऐसी भी बातें कह जाता है जो उसने खुद भी परखी नहीं होती। बात तो माँ ने कह दी थी, लेकिन वो सोचने लगी कि क्या राधिका चाय बनाएगी, और अगर बनाएगी तो क्या साथ में पकौड़े भी बनाएगी। अरे सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उसको पकौड़े बनाना आता भी है कि नहीं। हमने तो कभी नहीं खाए उसके हाथ के पकौड़े। मन में बैठे संकोच के साथ माँ राधिका के कमरे की तरफ जाने के लिए खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो उसके कमरे में पहुंचती, उन्होंने देखा कि राधिका तो किचन में है। माँ उसकी तरफ हैरत से देखते हुए बोली, क्या कर रही हो राधिका? राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शालू आंटी के लिए पकौड़े बना रही हूँ माँ। राधिका की इस बात से माँ को दो झटके एक साथ लगे। पहला तो ये कि राधिका को पकौड़े बनाना आता है, और दूसरा कि आज उसने माँ जी नहीं कहा, माँ कहा। माँ जी और माँ के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है जो उसने बातों बातों में ही पार कर दिया था। माँ की आंखें आंसुओं से चमक रही थी, मगर उन्होंने एक भी आंसू को बाहर नहीं आने दिया। उस रोज शालू आंटी ने जी भर के पकौड़े खाए। राधिका बनाती गई और कीर्तन मंडली चाय की चुस्कियों के संग खाती चली गई। सर्व करते समय राधिका बीच बीच में माँ के चेहरे की तरफ देख लेती थी। मुस्कुराहट वसंत के मौसम की तरह उनके चेहरे पर छाई थी। तभी माँ के फोन पर अंबर का वीडियो कॉल आया। माँ ने फ्रंट कैमरा ऑन किया तो अंबर ने पूछा, क्या कर रही हो माँ? वो बोली, पकौड़े खा रही हूँ। अंबर ने हंसकर कहा, अच्छा कमला ने बनाए? माँ ने नाराज होकर कहा, कमला क्यों बनाएगी, मेरी बहू ने बनाए हैं। तभी राधिका फ्रेम में आई और अंबर को हाथ हिलाकर हेलो कहा। अंबर हैरानी में बस इतना ही कह सका, राधिका? माँ उसका सवाल समझ गई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम घर आओ, तुम्हें सब बताते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं, आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।